नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लेखन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, यानी पत्र लेखन से संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनकी आज हम बात करेंगे। अब से पहले हमने पत्र लेखन से संबंधित जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सब में हमने क्रमवार सबसे पहले पत्र परिचय के बारे में समझा है। पत्र परिचय क्या होगा, पत्र परिचय क्या होगा। पत्र परिचय के बाद हमने सरकारी पत्र पढ़ा और सरकारी पत्र के अंतर्गत जितने भी पत्र आते हैं उन सभी पत्रों के बारे में पढ़ा है, जिसमें सरकारी पत्र पहला था। उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा नंबर 2 पर, नंबर 3 पर परिपत्र पढ़ा, नंबर 4 पर कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश पढ़ा, और उसके बाद विज्ञप्ति के बाद निविदा और निविदा के बाद टिप्पणी। तो सरकारी पत्र सहित हमने 8 पत्रों के बारे में इससे पहले लगभग आपकी 4 वीडियो में पढ़ा है। आज उन्हीं 4 वीडियोज़ का निचोड़ इस वीडियो में है, यानी उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लगभग प्रश्नों की संख्या 30 है। तो ये जो 30 प्रश्न आपके होंगे ये लगभग इन 8 के 8 पत्रों का जो सारांश होगा, जो निचोड़ होगा, वो इन 30 प्रश्नों में होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यदि आपने पहली वो 4 की 4 वीडियोज़ देखी हैं तो यहाँ से आप बड़े आराम से उत्तर लगा पाओगे। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। शासकीय पत्र का अर्थ होगा सरकारी पत्र। सबसे पहले से समझिए कि शासकीय पत्र क्या होगा, आपका सरकारी पत्र। और आपको सरकारी पत्र का प्रारूप बताया गया था, तो उसी को याद करना है यहाँ पर कि पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। जब हमने पत्र लिखा था सरकारी पत्र, उसके बाद उसका प्रारूप देखा था, तो सबसे पहले यहाँ पत्रांक डालते हैं, फिर यहाँ सेवा में, फिर नाम, पदनाम, पता, और सबसे पहले प्रेषक के बाद फिर यहाँ सेवा में, फिर पद और पता। उसके बाद अनुभाग, यहाँ दिनांक, और यहाँ होता है आपका स्थान। फिर यहाँ विषय लिखते हैं। विषय के बाद यहाँ महोदय लिखकर यहाँ से पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पत्रांक होगा, ये तो बिल्कुल सही है। और तिथि पत्र के नीचे ना लिखकर यहाँ तिथि लिखी जाती है। पत्रांक के ऊपर, पत्र संख्या के ऊपर तिथि ना लिखकर इसके नीचे यहाँ तिथि लिखी जाती है। तो ये वाला क्या होगा, ये कथन होगा आपका गलत। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। और पत्र के बाईं ओर सेवा में, बाईं ओर इधर सेवा में लिखा जाएगा। ये संबोधन महोदय, संबोधन जब करते हैं तो महोदय शब्द के साथ संबोधन करते हैं, यहाँ कोमा लगाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये कथन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। याद कीजिए, आपको बताया गया था कि यदि किसी राज्य के डीजीपी के माध्यम से उस राज्य में पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा करानी हो तो उसके लिए एक जैसा पत्र टाइप होगा, और उस राज्य के अंतर्गत जितने जिले होंगे उन सभी के एसएसपी, उन सभी जिलों के एसएसपी के पास ये पत्र आएगा। उसमें एक जैसी सूचना होगी। जब किसी पत्र में एक जैसी सूचना हो और वो अनेक स्थान पर प्रेषित किया जाए तो कहलाता है परिपत्र। देखिए, जब कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाएगा तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा परिपत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अर्धशासकीय मतलब अर्ध सरकारी पत्र की यहाँ बात हो रही है। और अर्ध सरकारी पत्र आपको वीडियो में मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है और मुझे आशा है कि आपकी समझ में भी आया होगा। तो उसी अर्ध सरकारी पत्र की बात हम करेंगे। चलिए पहली ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसका पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। वह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। प्राय सामान्य स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्राचार किया जाता है। समझिए, इसका पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। अर्ध सरकारी जो पत्र होता है इसे गोपनीय पत्र भी कहा जाता है।
क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। आपके पद के समान जो एक दूसरा अधिकारी है, आप उसे ये पत्र लिखते हो, तो ये भी सही है कि व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है और समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। फिर औपचारिक शब्दों की आवश्यकता की प्रयोग यहाँ नहीं होती, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र आपका एक अनौपचारिक पत्र होता है। ये जब हमने पढ़ा है तो ये चीज़ें देखिए, अनौपचारिक पत्र होता है, तो ये भी सही होगा। अब उत्तर क्या होगा? वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। वह पत्र अन्य पुरुष में। सरकारी पत्र आपका उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, यानी इसकी एक वचन शैली होती है। तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका बी। उत्तर होगा आपका बी, यानी बी आपका उत्तर होगा। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता, यह आपका एक वचन शैली या उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिसूचना प्रकाशित तो होती है। अधिसूचना क्या होती है? ये सामान्य जनता के लिए होती है, आम जनता के लिए। और आम जनता, जब ये आम जनता के लिए होती है तो इससे ऐसे जगहों पर या ऐसी चीज़ों में प्रकाशित किया जाएगा जो ये आम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, सामान्य पत्र के रूप में नहीं, सरकारी पत्रिका में नहीं, किसी पत्रिका में भी नहीं, सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। आपको मैंने बताया था कि जो अधिसूचना होगी वो सरकारी गजट में प्रकाशित होगी। सरकारी गजट के साथ साथ जो दैनिक समाचार पत्र होंगे, दैनिक समाचार पत्र, उन समाचार पत्रों में ये प्रकाशित होगी। साथ ही संबंधित जो विभाग होगा उसकी जो वेबसाइट होगी, उस संबंधित विभाग की वेबसाइट पर भी ये प्रकाशित होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? प्रार्थना पत्र, ऐसा जरूरी नहीं है। व्यापारिक पत्र नहीं, संपादक के नाम पत्र नहीं। अपने मित्र को जो आप पत्र लिखोगे वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ अपनी कौन सी बातें उसमें शेयर करते हो अपने मित्र के साथ ही कर सकते हो। वो ऐसी बातें आप व्यापारिक पत्र में नहीं कर सकते, प्रार्थना पत्र में नहीं करते और संपादक के नाम पत्र में नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका मित्र को पत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? अब पत्र की विशेषताएं आपको बताई थी। आपको सबसे पहले पत्र में समझाया था पत्र परिचय, तो याद कीजिए पत्र परिचय। उस पत्र परिचय में आपको बताया गया था पत्र की विशेषता की संक्षिप्तता। किसी पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्तता, तो ये तो एक पत्र की विशेषता होगी। प्रेषक एक पत्र की विशेषता बिल्कुल होगी, प्रेषक मतलब भेजने वाला। क्रमबद्धता, बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, कि पत्र में आप कौन सी बात पहले बताना चाहते हो, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद बताना चाहते हो, ये क्रमबद्धता पत्र में जरूरी होगी। विनयशीलता, कोई पत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो ये विशेषता पत्र की नहीं, उत्तर होगा विनयशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? अर्थात इसका एक ही पत्र से संबंधित बात होगी। एक ही पत्र यानी पत्र में एक ही जैसी सूचना थी, एक ही सूचना। एक ही पत्र का मतलब होगा कि सभी पत्रों में समान सूचना थी और वो सभी राज्यों को भेज दिया गया केंद्र के स्तर से, तो ऐसा पत्र कहलाता है परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिपत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? विज्ञप्ति या अधिसूचना पढ़ाई गई थी आपको, और उसमें शुरुआत में ही बताया गया था कि यदि कोई आदेश हो, कोई नियम हो या कोई अधिकार हो तो इनके लिए अधिसूचना जारी की जाती है, जबकि कर्तव्य ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे? संबोधन में पहला सबसे पहले यहाँ दिया गया है आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, महोदय और प्रिय मित्र। बड़ा ही आसान प्रश्न है। आदरणीय मित्र नहीं लिखा जाएगा, पूजनीय मित्र नहीं लिखा जाएगा, वो मित्र है आपके पिताजी नहीं है, पूजनीय पिताजी लिखा जाता है। महोदय नहीं लिखा जाएगा, औपचारिक पत्र नहीं है, तो लिखा जाएगा बच्चों प्रिय मित्र। मित्र के लिए जिन शब्दों का प्रयोग आप करोगे वो होंगे आपके प्रिय मित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कौन सा कथन गलत है?
अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र के बारे में आपको बताया था कि ये गोपनीय पत्र होता है, गोपनीय पत्र, और ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में रखा जाता है, व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में रखा जाता है, और इसकी भाषा मित्रतापूर्ण होती है, मित्रतापूर्ण होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि मित्रतापूर्ण भाषा होती है। फिर संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। जी हाँ, आपको बताया गया था कि अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर स्वनिर्देशन में सद्भावी या भावनिष्ठ लिखते हैं, सद्भावी या भावनिष्ठ, ये भी सही है। भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता पत्र में, अर्ध सरकारी पत्र में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। दरअसल ये अर्ध सरकारी पत्र की बात है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी दिए गए पत्रों में से ऐसा कौन सा पत्र है जो अनौपचारिक है? देखिए पत्र हम पढ़ते हैं, एक पत्र तो हम पढ़ते हैं आपका औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, एक हम पढ़ते हैं आपका अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होंगे जिनमें कार्यालयीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, वह अनौपचारिक पत्र वो होंगे जिनमें आपकी व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाएगा, पत्र को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा आपका व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? व्यक्तिगत पत्र आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है बच्चों। व्यक्तिगत शैली में यानी आपस की बात भी जहां वो डिस्कस कर सकते हैं अपने बीच की। शासकीय पत्र अर्थात सरकारी पत्र तो नहीं होगा, ये तो औपचारिक होगा, टिप्पणी नहीं होगी, कार्यालय शासन नहीं होगा। इसका उत्तर होगा आपका अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में ही व्यक्तिगत शैली में बात की जाती है। नेक्स्ट चलिए, लोक सेवा आयोग के लिए प्रसिद्ध अंग्रेजी शब्द है। देखिए कितना आसान और कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। मानकर चलिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो आपके केंद्र की कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या हो सकता है किसी प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, और यदि उसे लोक सेवा आयोग का, ये जो लोक सेवा आयोग शब्द है इसका अंग्रेजी रूपांतरण नहीं पता, तो बच्चों मानकर चलिए उसकी तैयारी बेकार है। ठीक है, यानी कि शायद ही कोई पृथ्वी पर ऐसा पिशाच हो जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसे पब्लिक सर्विस कमीशन ना पता हो क्या होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? सरकारी पत्र में आपने यदि प्रारूप ध्यान से समझा हो, प्रारूप, सरकारी पत्र का यदि प्रारूप आपने ध्यान से देखा हो तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। संबोधन तो अवश्य होगा जी, महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, महोदय। दिनांक भी अवश्य होगा जी, दिनांक और स्थान लिखा जाता है। पत्रांक तो पत्र में सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पत्रांक ही लिखा जाता है, तो ये तो अवश्य होगा। तो बचता क्या है फिर? अभिवादन। तो उत्तर क्या होगा इसका? अभिवादन होगा। ठीक है, यानी सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? अभिवादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? सरकारी पत्रों में बड़ा सामान्य सा है, महाशय, श्रीमान, मान्यवर, महोदय होगा। यदि कोई पुरुष होगा यानी मेल होगा तो उसके लिए महोदय, और कोई महिला अधिकारी होगी तो उसके लिए होगा आपका महोदया शब्द प्रयोग होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। देखिए जब आप कोई वैकेंसी निकलती हैं, मानकर चलिए कोई वैकेंसी आई, तो उस वैकेंसी के लिए जब आप फॉर्म भरते हो तो वो जो आप फॉर्म भरते हो उसे ही क्या बोला जाता है? आवेदन पत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवेदन पत्र बोला जाता है। ठीक है, आवेदन पत्र। तो क्या यहाँ विकल्प में हो? जी हाँ, ऑप्शन में है क्या? आवेदन पत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति की संबोधन की शैली होती है। प्रेषिति की संबोधन की शैली अभी लगभग 3-4 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया गया है कि जो अर्धशासकीय पत्र है, अर्धशासकीय जो पत्र है यह एक व्यक्तिगत शैली का पत्र है, व्यक्तिगत,
और ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। और यहाँ ना जिस अधिकारी को आप लिखते हो उसके नाम से संबोधन करते हो, नाम से संबोधन करते हो। फिर नाम से तो संबोधन यहाँ भी हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी हुआ है, दोनों में से कौन सा होगा? तो सेवा में जैसे शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता अर्ध सरकारी पत्र में नहीं होती। यहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लिख सकते हो प्रिय योगेश, ठीक है। तो प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए, प्रेषिति के लिए। प्रेषिति का अर्थ होता है जिसे पत्र भेजा जा रहा हो, ये वो होगा जिसे पत्र भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, जी हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निविदा जिसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है टेंडर, और ये होता है कि आपका आवश्यक रकम लेकर वांछित काम करने का, वांछित कार्य करने का लिखित वादा। आवश्यक रकम लेकर, जो रकम उस कार्य के लिए आवश्यक हो वो रकम लेकर उस कार्य को करने का लिखित, कैसा कार्य होगा? वह कार्य होगा वांछित, वांछित कार्य करने का लिखित वादा जो होगा वही क्या कहलाएगा? आपका निविदा कहलाएगा। तो निविदा के अंतर्गत सरकार सामान की आपूर्ति करवा सकती है, सामान की नीलामी करवा सकती है, निर्माण कार्य भी करवा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व में प्रेषिति पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। पूर्व में प्रेषिति पत्र की याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है। मानकर चलिए ये कोई कार्यालय ए है और ये कोई कार्यालय बी है। इस बी कार्यालय ने ए कार्यालय को कोई पत्र भेजा है, ठीक है, और इसकी जो आपकी तिथि है मानकर चलिए 1 जनवरी 2022 थी। अभी इस पत्र के इस कार्यालय ए के स्तर से उस पर कोई भी कार्य या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो हो सकता है ये भूल गए हों कि ऐसा कोई पत्र था, या इन लोगों ने इग्नोर कर दिया हो इस कार्यालय ने। तब ये कार्यालय इसे याद दिलाने के लिए एक पत्र लिखता है कि ऐसा ऐसा आपके पास एक पत्र आया था। तो वो पत्र क्या कहलाता है? विज्ञप्ति? जी नहीं। निविदा? जी नहीं। इसका उत्तर होगा आपका अनुस्मारक पत्र, यानी याद दिलाने के लिए लिखा जाता है अनुस्मारक पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकारी पत्र में सबसे पहले उल्लेख किया जाता है, सरकारी पत्र में अब देखिए सरकारी पत्र का प्रारूप जिसने भी देखा होगा तो बिल्कुल बड़ा आसान क्वेश्चन है। कुशलता समाचार? जी नहीं। आप पत्र की शुरुआत में कैसे पूछ सकते हो कि आप कैसे हो? अपनी समस्या? जी नहीं। सबसे पहले अपनी समस्या बिल्कुल भी नहीं सरकारी पत्र में। अपना स्थान? जी नहीं। इसका उत्तर होगा आपका पत्र क्रमांक, यानी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? आपका पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। फिर से वही क्वेश्चन। दरअसल उत्तम पुरुष शैली क्या है, मैंने आपको समझाया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हमने करी थी। पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। उन 6 भेद में से एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर इसके भी आपके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है वक्ता, जो किसी बात को कहने वाला होता है। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, जो किसी बात को सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष होता है जिसकी बात की जाती है, जिसकी बात की जा रही हो, यानी जो तीसरा व्यक्ति होगा वो कहलाता है अन्य पुरुष। तो जो अर्ध सरकारी पत्र होगा वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। वहाँ मुझे यह आपसे यह कहने का आदेश हुआ है, आदेश तो तीसरा व्यक्ति करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहाँ प्रत्यक्ष रूप से लिखा जाता है कि मैं आपसे यह कहता हूँ या मुझे आपसे यह कहना है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों अर्ध सरकारी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं। देखिए यदि आपने कोई सरकारी पत्र लिखा है और उसका उत्तर प्राप्त होने में आपको देरी हो जाए तो याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, अभी ये क्वेश्चन हमने देखा था। तो इसका उत्तर होगा आपका अनुस्मारक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? याद कीजिए 100 से अधिक संख्या में
तो उत्तर होगा बच्चों इसका परिपत्र आपका। देखिए परिपत्र की हमने बात की थी, परिपत्र में एक जैसी सूचना अनेक विभागों को भेजी जाती है। अन्य इससे महत्वपूर्ण तथ्य थे कि एक तो यहाँ से आपका होगा कि ये एक आयामी होता है, एक आयामी होता है, एक आयामी, और एक आयामी का अर्थ होगा कि ये लगभग आपका सदैव ही वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखा जाएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखा जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना था कि इसकी जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है, यानी ये एक औपचारिक पत्र होता है। उसके बाद आपको याद रखना था कि इसकी शैली अन्य पुरुष शैली होती है, अन्य पुरुष शैली। वह साथ साथ ही आपको याद रखना था भाषा का यहाँ पर राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, वैकल्पिक राजभाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये आपको परिपत्र से इतनी चीज़ें याद रखनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो टिप्पणी लेखन में जो उच्च अधिकारी होता है वो दाईं ओर अपने हस्ताक्षर अंकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किस पत्र का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है? यहाँ भी समझिए, आपको पत्रों के बारे में पढ़ाया गया है। एक आपको पढ़ाया गया था कार्यालय ज्ञाप यानी कार्यालय ज्ञापन, वही एक आपको पढ़ाया गया था कार्यालय आदेश। कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय आदेश में क्या अंतर है समझिए। देखिए, जो कार्यालय आदेश होगा ये भी लगभग एक आयामी होगा, लगभग एक आयामी होगा, ठीक है, कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर। और ये भी आपका कैसा होगा, पूर्णतः एक आयामी पत्र होगा कार्यालय आदेश, यानी ये किधर, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर सदैव। ठीक है, फिर आपको याद रखना ये स्वैच्छिक होता है, स्वैच्छिक होता है, और ये अनिवार्य होता है। इसमें जो बात कही गई है यदि आप उसका पालन नहीं करते तो आपको दंड नहीं दिया जा सकता, जबकि यहाँ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि ये आदेश है। यदि आप इसका पालन नहीं करते तो आपको दंडात्मक कार्यवाही आप पर की जा सकती है। तो किस पत्र का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है? कार्यालय आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 25 तक आप इसे भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीमित निविदा के अंतर्गत धनराशि होती है। निविदा बताया था आपको कि 3 प्रकार की निविदा होती है। एक सीमित निविदा, यदि हम निविदा की बात करें तो निविदा 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सीमित निविदा नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आपकी होती है खुली निविदा, और नंबर 3 पर आपकी होती है अल्पकालीन या अल्प निविदा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से जो सीमित निविदा है उसके अंतर्गत कितनी धनराशि होती है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि 20 से 30 हज़ार रुपये की धनराशि सीमित निविदा के अंतर्गत होती है। सीमित निविदा के अंतर्गत 20 से 30 हज़ार रुपये की धनराशि होती है और 3 दिन का समय होता है। जबकि खुली निविदा के अंतर्गत 30 हज़ार से 1 लाख रुपये तक की धनराशि होती है और 15 दिन का समय होता है। यदि ये धनराशि 1 लाख से प्लस हो तो ये समय 30 दिन तक होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो इसका उत्तर होगा 20 से 30 हज़ार। ठीक है, साथ साथ में एक चीज़ और देखिए इसके साथ में कि यह जो वीडियो है ना, इसमें आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगभग 30 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस की PDF के लिए भी आप 8273 उसके बाद आपका 75 54 और 34 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये आपके उत्तराखंड कांस्टेबल के लिए जो हाल ही में एग्ज़ाम है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इसके बाद भी आपकी पटवारी लेखपाल के लिए भी एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी। नेक्स्ट चलते हैं, किसी प्रकरण पर पहली बार लिखी गई टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी क्या होती है? कोई मानकर चलिए पत्र है, इस पत्र के निस्तारण हेतु या इसके निष्पादन हेतु जो सूक्ष्म नोट लिखे जाते हैं ना, सूक्ष्म नोट यानी नोट लिखे जाते हैं, सूक्ष्म नोट कहिए या नोट कहिए, लेख कहिए, जो लिपिकों के द्वारा लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं टिप्पणी। तो जब किसी प्रकरण पर पहली बार ही टिप्पणी लिखी जाती है वो टिप्पणी कहलाती है आपकी सामान्य टिप्पणी, सामान्य टिप्पणी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सामान्य टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यालय विषयों से जुड़ी संक्षिप्त बातों पर की जाने वाली टिप्पणी कहलाती है। तो जो तो टिप्पणी पहली बार लिखी जाएगी वो तो कहलाएगी सामान्य टिप्पणी, और जो संक्षिप्त बातों पर टिप्पणी की जाएगी वो टिप्पणी कहलाएगी नेमी टिप्पणी। टिप्पणी के मैंने आपको प्रकार पढ़ाए थे,
इससे पिछली जो वीडियो थी उसी वीडियो में आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पत्र में छोटी बातों को लिखने हेतु शब्द प्रयोग किया जाता है। बच्चों जब हम पत्र लिख रहे हों और पत्र में लिखते समय कोई बात याद ना आई हो, वो छूट गई हो और हम पत्र कंप्लीट कर चुके हों, तब हम उस बात को किस प्रकार पत्र में लिख सकें, ये वह क्वेश्चन है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, पत्र समाप्ति पर हम पुनश्चः शब्द का प्रयोग करके उस बात को लिख देते हैं जो बात छूटी हुई है। तो पत्र में छोटी बात को लिखने हेतु शब्द प्रयोग किया जाता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनश्चः। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 1 लाख से अधिक धनराशि की निविदा कहलाती है। अभी आपको बताया है कि यदि धनराशि 1 लाख से अधिक हो जाए, यदि धनराशि 1 लाख से अधिक हो जाए तब जो निविदा कहलाती है वो 1 लाख से अधिक जो धनराशि होती है वो किस निविदा के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं। सीमित निविदा में अंतिम जो धनराशि 30,000 तक प्रयोग की जाती है और अल्पकाल निविदा होती है जब खुली निविदा का समय और पैसे घटा दिए जाते हैं, आधे कर दिए जाते हैं। तो जो खुली निविदा होगी ना, इसके अंतर्गत ही 1 लाख से अधिक की धनराशि के कार्य किए जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन पत्र लेखन के किए हैं, पत्र लेखन। और पत्र लेखन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आपकी सबसे पहले वो डिटेल वीडियोस होंगी जिनमें हमने डिटेल डिस्कस की है पत्र लेखन के बारे में। उसके बाद ये एक वीडियो उसमें और ऐड कर दी जाएगी, जो वीडियो होगी आपकी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।